हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिगुण और वर्ण व्यवस्था। ऑल्दो ये आपको अलग से कोर्स मटेरियल में टॉपिक्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप यूनिट 1 की रीडिंग्स पढ़ेंगे तो आपको कई जगह इनका मेंशन मिलेगा, इसीलिए इनको समझना ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने जाना कि पुरुषार्थ क्या होते हैं, द 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये पुरुषार्थ वेदों से निकल के आए। अगर आपने हमारी पुरुषार्थ वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो हमने जाना था कि जीवन के लक्ष्य पुरुषार्थ निर्धारित करते हैं। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शास्त्र लिखे गए। अब आइए देखते हैं शास्त्र का मीनिंग क्या है। शास्त्र 2 शब्दों से बना है, शास और त्रय। शास का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस और त्रय का मतलब होता है रक्षा करना या टू प्रोटेक्ट। देयरफॉर शास्त्रास आर इंस्ट्रक्शंस टू प्रोटेक्ट मैनकाइंड। अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शास्त्रों को रिलीजन के एंगल से मत देखिएगा, आप इसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखिए कि जो हमारी एंशियंट सोसाइटी हुआ करती थी, एंशियंट गवर्नेंस सिस्टम था, उसमें जो शास्त्र थे वो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल प्ले करते थे। जैसे आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को गवर्न और रेगुलेट करता है, वैसे उसी टाइम पे शास्त्र सोसाइटी को रेगुलेट करते थे। इसमें वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, धर्मशास्त्र सब आ जाते थे शास्त्रों में। तो अब हमें हमारे गोल्स पता चल गए, हमें इंस्ट्रक्शंस भी मिल गए, लेकिन इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है या इन गोल्स को कैसे अचीव करना है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइफ में आपका कोई भी गोल हो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 3 कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। मंत्र इज रिलेटेड टू द ह्यूमन कंपोनेंट, यानी ऐसे विजन और आइडियल्स जो माइंड को प्रोटेक्ट करें और सही डायरेक्शन में गाइड करें। मन प्लस त्रय, यानी जो मन की रक्षा करे, वही मंत्र है। तंत्र हो गया एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, और यंत्र क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोसिस्टम। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लूँ तो जो हमारे विजन और आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो प्रियम्बल में दिए हैं, दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम सोल एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये विजन हो गया मंत्र। लेकिन इस मंत्र को हम सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, उसके लिए वी नीड अ सिस्टम, राइट। तो वही सिस्टम या वही तंत्र है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है सोसाइटी का जिसे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। और इसके साथ हमें कुछ टूल्स भी चाहिए जो इस सिस्टम में मतलब एग्जीक्यूशन का काम करे, एग्जीक्यूट करे। तो जो यंत्र है वो हो गए इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मैकेनिज्म्स टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस, गवर्नमेंट मशीनरी, लॉज, पॉलिसीज। ठीक है, ये सब हो गया यंत्र। आई होप आपको अब इनमें क्लैरिटी आ गई होगी। तो मंत्र जो है देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि अगर मंत्र नहीं है, अगर विजन ही अच्छा नहीं है, या अगर विजन को ही लोग फेल कर दें, तो तंत्र और यंत्र दोनों बेकार हो जाते हैं। यही बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोली थी कि अच्छे से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी फेल हो सकता है अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की मंशा, उनकी नीयत अच्छी ना हो, और बुरे से बुरा कॉन्स्टिट्यूशन भी सक्सेसफुल हो सकता है अगर जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनकी नीयत, उनका इंटेंशन अच्छा हो। सो ही वॉज रेफरिंग टू द मंत्र कंपोनेंट ओनली। तो ये हमने देख लिया तंत्र, मंत्र, यंत्र। वैसे ही अगर हम पुरुषार्थ की बात करें तो अपने पुरुषार्थों को अचीव करने के लिए भी हमें यही 3 चीज़ें चाहिए, तंत्र, मंत्र और यंत्र, है ना। तो अगर पुरुषार्थों की बात करें तो जो शास्त्र हैं वो हो गए मंत्र, क्योंकि शास्त्र हमें एक विजन बताते हैं, एक अप्रोच देते हैं, एक पाथ देते हैं कि हाउ टू अचीव आवर गोल्स। यंत्र हम खुद हैं, आवर बॉडी, वी आर द डिवाइस, वी आर द इंस्ट्रूमेंट, है ना। और इसके साथ साथ हमें एक तंत्र भी चाहिए, यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके माध्यम से शास्त्रों को फॉलो करते हुए हम अपने गोल्स तक, अपने मिशन तक पहुंच जाएं, यानी पुरुषार्थों तक। तो यही गोल है हमारा, सॉरी, यही तंत्र जो है, इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था वेदों में दिया गया ऐसा एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। यानी एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी है जिससे सबका विकास यानी सबका अपलिफ्टमेंट हो सके।
ये है वर्ण व्यवस्था। अगर इसका मीनिंग देखें तो वर्ण का मतलब होता है कलर या फिर ऑरा, और व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम। यानी वर्ण व्यवस्था इज अ सिस्टम फॉर 4 कलर्स और 4 ऑरास ऑफ पीपल। ऑरा का मतलब होता है वाइब्रेशंस या जो एनर्जीज हम एमिट करते हैं उसे ऑरा कहते हैं। हमारी एनर्जीज को रंगों में देखा जा सकता है। ये एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ है नोन एज किरलियन फोटोग्राफी। इससे ऑरा की मैपिंग या ऑरा को कैप्चर किया जा सकता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप इसमें और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि वर्ण व्यवस्था क्या है। अब वर्ण बने कैसे, हाउ आर वर्णास क्रिएटेड। तो हर व्यक्ति की अलग अलग वृत्ति या टेंडेंसीज होती हैं। धरती पे जितने लोग हैं हर किसी की अलग अलग टेंडेंसीज होती हैं। इसी को हम वृत्ति कहते हैं और संस्कृत में वासना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बहुत सोना पसंद है, कोई देर देर तक सोता है, कोई बहुत जल्दी उठ जाता है, कोई इंसान लेजी है, कोई बहुत हाइपर एक्टिव है, कोई चाहता है कि मैं पूरी दुनिया में घूमूं, नाम कमाऊं, कोई चाहता है कि मैं लाइफ में बस शांति अर्जित करूं और अपने परिवार के साथ समय बिताऊं। तो ऐसे ही टेंडेंसीज, हम सबकी अलग अलग टेंडेंसीज होती हैं, हम डिफरेंट टेंडेंसीज के लोग हैं। तो यूनिवर्स में 3 बेसिक टेंडेंसीज होती हैं जिनसे 3 गुण बने, जिसको हम त्रिगुण कहते हैं, और वो हैं सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। इसे हम समझते हैं। सत्व गुण जो है, इट डिनोट्स अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है सत्व गुण वालों का। इट डिनोट्स पीस एंड स्टेबिलिटी, मतलब ऐसे लोग कोई ज़्यादा भागदौड़ नहीं पसंद करेंगे, वो शांति से रहना चाहेंगे। इनका जो है वाइट ऑरा होता है, इनको सात्विक लोग बोलते हैं। अब आते हैं रज पे। रज गुण के जो लोग होते हैं या जिन्हें राजसिक कहते हैं, दे आर हाइपर एक्टिव, डायनामिक, पैशनेट, वेरी एनर्जेटिक। दे आर चेंज एजेंट्स। वो प्लानर्स नहीं होते हैं, वो एग्जीक्यूटर्स होते हैं। वो घर पे शांति से नहीं बैठेंगे, वो बाहर निकलेंगे और बदलाव लाएंगे अगर उन्हें कुछ चेंज लाना है तो। अब तम गुण की बात करते हैं, जिन्हें हम तामसिक लोग कहते हैं। दे आर वेरी डल, लेजी, पैसिव एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। वो कभी बदलना नहीं चाहते, वो हमेशा चेंज का, परिवर्तन का विरोध करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि दुनिया ने मेरे लिए क्या किया। तो अगर हम आम भाषा में समझें तो जो सात्विक लोग हैं उनका विचार होता है पहले आप फिर मैं। मतलब वो दूसरों के बारे में हमेशा सोचते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, और इनका वाइट ऑरा होता है। जो राजसिक लोग होते हैं उनका विचार होता है पहले मैं फिर आप, और इनका जो है रेड ऑरा होता है। और जो तामसिक लोग होते हैं इनका विचार होता है केवल मैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इनका सेल्फिश फोकस होता है, इसलिए इनका ब्लैक ऑरा होता है। अब फ्रेंड्स, ये जो है, ये सब एनर्जीज, ये सारे गुण हम सबके अंदर सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, बस इनके जो है प्रपोर्शन वेरी करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी आप बहुत लेजी हो जाते हैं, आप 10-10 बजे तक सो रहे हैं। कभी आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, आप डेडिकेशन से किसी चीज़ में लग जाते हैं और बहुत पैशनेटली उसे करते हैं। कभी आप जो है बहुत ही पीसफुल फील करते हैं। तो ये अलग अलग जो हैं, जो 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 गुण उस टाइम पे हमारे अंदर डोमिनेट करता है, वैसे हम बन जाते हैं। And with practice, yoga and meditation, we can regulate our the proportion of these gunas within us. इसीलिए आपने सुना होगा सात्विक डाइट का कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसा फूड इनटेक करें जो आपकी बॉडी को और आपके माइंड को पॉजिटिव एनर्जी दे, और तामसिक फूड को जैसे फ्लैश वगैरह उसको आप अवॉइड करें क्योंकि वो आपको डल, लेजी और इनएक्टिव बनाता है। इमोशनल डाइट का भी कॉन्सेप्ट है कि आप पॉजिटिव थॉट्स इनटेक करिए, कुछ बुरा ना सोचिए, तो आपका माइंड प्योर रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। स्पेशली कोरोना के टाइम पे जब हर जगह, हर घर में, सोसाइटी में इतना डिस्ट्रेस था, सब टेंशन में थे, तो सात्विक डाइट, सात्विक थॉट्स, ये कॉन्सेप्ट चला होगा, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, आई होप अब आपको सत्व गुण, रज गुण और तम गुण ये तीनों समझ आ गए होंगे, इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब जब हम इन 3 गुणों को मिलाते हैं, when we combine these 3 energies, it creates 4 types of personalities, और इन्हीं 4 तरह के पर्सनालिटीज को वर्ण कहते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा है, चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभागश। यानी कि चारों वर्ण मैंने ही सृजित किए हैं, गुण और कर्म के आधार पर।
यानी गुण और कर्म ये दो बेसिस हैं जिनके ऊपर वर्ण बनाए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर वर्ण कैसे बने। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो गुण होता है हमारा बेसिक डिस्पोजिशन, इट इज़ द कलर ऑफ आवर पर्सनैलिटी, या जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारे अंदर हैं उसको कहते हैं हमारा गुण। जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में पुरुषार्थ में आपने देखा होगा ना, हमने बताया था कि आपका गुण धर्म क्या है। इट रेफर्स टू योर इनहेरेंट एंड बेसिक क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ उसी गुण की बात हो रही है। तो जो हमारा बेसिक डिस्पोजिशन है वो हमारा गुण है। और दूसरी ओर अगर कर्म देखें तो कर्म इज़ आवर चोजन प्रोफेशन। सोसाइटी में हमने क्या जॉब या रोल अपने लिए लिया है, इट इज़ समथिंग विच वी चूज ऑन आवर ओन। तो ये स्किल बेस्ड प्रोफेशन हमारा कर्म होता है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कर्म होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और गुण होता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, तो आइए अब पहले देखते हैं कि गुण के आधार पे वर्ण कैसे बने। तो गुण के आधार पे 4 वर्ण हैं: गुण ब्राह्मण, गुण क्षत्रिय, गुण वैश्य और गुण शूद्र। जब हम गुण ब्राह्मण की बात करते हैं तो जिसके अंदर शुद्ध सत्व आ जाता है, शुद्ध सत्व का मतलब है जिसके अंदर प्योरली सत्व गुण ही डोमिनेंट होता है, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जानने वाला। यहाँ पे ब्रह्म का मतलब है परम सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो जो उस परम सत्य को जानता है और उसे जीता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, दुनिया में कुछ ना कुछ मतलब सत्य की खोज करना चाहते हैं। दे आर द सीकर्स ऑफ ट्रूथ। और ये निवृत्ति मार्गी होते हैं, यानी कि रिनंसिएशन और डिटैचमेंट वाली टेंडेंसी इनके अंदर होती है। बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, संयमित यानी कि बैलेंस्ड और स्टेबल होते हैं। और ये हमेशा सोचते हैं कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरे यहाँ होने का, मेरे क्या एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है। तो आप भी अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके आसपास के लोगों में से ब्राह्मण कौन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं रजगुण पे। तो जो रजगुण है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रज के साथ सत्व जोड़ सकते हैं और रज के साथ तमस भी जोड़ सकते हैं। तो जब रजगुण के साथ सत्व गुण जुड़ जाता है तो जो बनता है उसे कहते हैं क्षत्रिय, और जब रज के साथ तमस जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं वैश्य। तो अगर हम क्षत्रिय की बात करें, गुण क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय 2 वर्ड से बना है, क्षति और त्रय। क्षति का मतलब होता है घाव या हानि, और त्रय का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, त्रय का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। तो जो क्षति से या जो घावों से आपकी रक्षा करे वो होता है क्षत्रिय। यानी क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है जो तलवार लेके जाए और सबको मारे। क्षत्रिय वो होता है जो अपने और अपने लोगों की सुरक्षा करे। इट्स नॉट अबाउट अटैक, इट्स अबाउट डिफेंस। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत पैशनेट होते हैं, फुल ऑफ एक्टिविटी, आउटगोइंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और हाईली मोटिवेटेड होते हैं। उनका पर्पस ऑफ वर्क होता है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी ये हमेशा दूसरों का हित सोचते हैं, दूसरे की सेवा करने के बारे में सोचते हैं। दे सी बियॉन्ड सेल्फ एंड दे आर फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स। ये इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड होते हैं, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और इनका फोकस होता है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। और ये बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ब्राह्मण का और क्षत्रिय का, तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो बहुत सात्विक आदमी थे, प्योर सत्व उनके अंदर था, वो ब्राह्मण क्वालिटी के थे, गुण ब्राह्मण थे। लेकिन उनके जो शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जब ज्ञान अर्जित किया तो वो उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया और सबको जा जाके अपना ज्ञान उन्होंने सबके साथ साझा किया और सबको जागृत किया। तो वो बहुत ही पैशनेट थे, तो वो उनके अंदर क्षत्रिय गुण था। तो जो क्षत्रिय होता है वो बहुत एक्टिव होता है और ब्राह्मण अप्रोप्रिएटली एक्टिव होता है। तो आई होप अब आप ब्राह्मण और क्षत्रिय में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब तीसरे पे आते हैं गुण वैश्य पे। वैश्य का मतलब होता है जो कमाता है और उसका उपभोग भी करता है, यानी अर्नर एंड कंज्यूमर वैश्य होता है। ऐसे लोग बहुत उद्यमी होते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप वाली एंटरप्रेन्योरियल टेंडेंसीज होती हैं। ये बहुत डायनामिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्षत्रिय से उनमें डिफरेंस आता है, इनका फोकस होता है सेल्फ, ना कि अदर्स।
इनकी प्रायोरिटी होती है कि मेरा हित, दूसरों का हित हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले मेरा हित होना चाहिए। तो ये बहुत अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं और इनका फोकस होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इनको हमेशा मन करता है कि जहाँ भी मैं काम करूँ मेरा नाम हो, शोहरत हो, रिकग्निशन मिले, अप्रिसिएशन मिले। ऐसे मतलब अचीवमेंट के लिए ये लोग बहुत ही वो होते हैं, लॉन्ग करते हैं और ये बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ये दुनिया को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देते हैं। तो ये हो गए गुण वैश्य। अब हम आते हैं लास्ट पे जो है शूद्र। तो जिनके अंदर पूरा तम गुण होता है, जो तम गुण जिसके अंदर डोमिनेंट होता है उसको कहते हैं शूद्र। ऐसे लोग हर जगह उपलब्ध होते हैं और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर पैसिव, डल, लेजी और हमेशा लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। दे आर वेरी गुड एट एग्जीक्यूशन एंड दे आर वेरी गुड एट फॉलोइंग ऑर्डर्स, लेकिन इनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे लोग होते हैं शूद्र। अब अगर हम इन गुणों को पुरुषार्थ से क्लब करें तो ब्राह्मण वो होते हैं जो मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, क्षत्रिय वो होते हैं जो धर्म की ओर अग्रसर होते हैं, वैश्य वो होते हैं जो अपनी कामनाएं, अपनी डिजायर्स पूरी करना चाहते हैं, और शूद्र वो होते हैं जो उतना ही कमाना चाहते हैं जिससे उनका जीवन चल सके। यानी पुरुषार्थ में इनका फोकस होता है अर्थ पे। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जो तीनों गुण हैं, यहाँ पे बाय मिस्टेक 4 लिखा है, 4 वर्ण होते हैं, गुण 3 होते हैं, तो आप इसको 3 पढ़िएगा। जो तीनों गुण होते हैं हम सब में एक साथ एक ही समय पर एग्जिस्ट करते हैं, बस उनका प्रोपोर्शन वेरी करता है। ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी। जैसे जैसे इनका प्रोपोर्शन बदलता है हम अलग अलग वर्ण में चले जाते हैं। ये आगे हम आपको अगली 2-3 स्लाइड में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन टर्म्स ऑफ गुण अगर हम देखें तो जो ब्राह्मण वर्ण है यानी गुण ब्राह्मण है वो हाईएस्ट और सबसे सुप्रीम माना जाता है, क्योंकि जो मोक्ष है उसे सुप्रीम पुरुषार्थ माना जाता है। खुद को जानना और अल्टीमेट रियलिटी को, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जानना, यही हमारा सबसे हाईएस्ट गोल है। इसीलिए गुण के आधार पे जो वर्ण बने हैं उसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आगे जो हम देखेंगे कि कर्म के आधार पे जो वर्ण बने हैं उनमें सारे कर्म बराबर हैं, ऑल वर्क्स आर इक्वल। तो आइए तब हम देखते हैं कि कर्म के आधार पे कौन से 4 वर्ण हैं। तो कर्म के आधार पे भी 4 वर्ण जो हैं, कर्म ब्राह्मण, कर्म क्षत्रिय, कर्म वैश्य और कर्म शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते हैं क्योंकि वो नॉलेज ड्रिवन होते हैं, तो ब्राह्मण वाले प्रोफेशंस कौन से होते हैं? दे कैन बी राइटर्स, टीचर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स। ये क्योंकि कुछ ना कुछ नई खोज करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग साइंटिस्ट वगैरह में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ऐसे प्रोफेशंस में कर्म ब्राह्मण होते हैं। कर्म क्षत्रिय अगर देखें तो ऐसे प्रोफेशंस जिससे समाज का हित हो, दूसरों का भला हो, दूसरों का कल्याण हो, जैसे कि डॉक्टर, मिलिट्री, पुलिस, सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओज, पॉलिटिशियंस। तो ये हो गए कर्म क्षत्रिय प्रोफेशंस। कर्म वैश्य अगर हम देखें तो बिजनेस रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, कैपिटल इंसेंटिव बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सारे जो प्रोफेशंस हैं वो कर्म वैश्य प्रोफेशंस हैं। और अगर कर्म शूद्र की बात करें तो सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं, जो रूटीन वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, एग्जीक्यूशन बेस्ड टास्क होते हैं, रेपिटेटिव वर्क होता है या क्लरिकल वर्क आप समझ लीजिए, वो कर्म शूद्र प्रोफेशंस होते हैं। यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगी कि कर्म विभाग में ये चारों वर्ण बराबर हैं, ऑल द वर्क्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड। एग्जीक्यूशन का काम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डिसीजन मेकिंग का काम इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए चारों वर्ण जो हैं कर्म के मामले में बराबर हैं। समाज को एक स्ट्रक्चर के रूप में देखा गया और ये 4 उसी स्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट्स हैं। आप ऐसा समझिए, चारों डिपार्टमेंट्स का एक साथ काम करना जरूरी है, वरना यह सामाजिक ढांचा गिर जाएगा। ओके, तो ये हो गए गुण और कर्म के आधार पे वर्ण। अब प्रश्न ये आता है कि गुण और कर्म के आधार पे वर्ण क्यों बनाए गए, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब आपका गुण और आपका कर्म एक हो जाता है तब आप जो कर रहे हैं वही स्वधर्म है। स्वधर्म इज योर ट्रू कॉलिंग, इट इज वॉट यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट, जैसे यही करने के लिए आप पैदा हुए हैं। इसी को मॉडर्न टर्म्स में या कॉर्पोरेट्स में कहा जाता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग।
ensuring that the right person is at the right job for the right work. तो अगर आपका गुण और कर्म एक हो जाएगा तो आप हमेशा अपने काम को एंजॉय करेंगे और आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका गुण और कर्म मिसमैच हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपको जॉब डिससैटिस्फैक्शन होगी, आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस होगी, क्योंकि आप दिन में 8-10 घंटे रोज वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद ही नहीं है, तो आप उसे बोझ समझ के कर रहे हैं, तो आप खुश नहीं रहेंगे, आपको प्रेशर फील होगा, आपको स्ट्रेस होगा। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 इडियट्स मूवी आप सबने देखी है, उसमें जो फरहान का कैरेक्टर था, वो बेचारा, उसका पैशन था फोटोग्राफी, लेकिन वो इंजीनियरिंग में फंसा हुआ था, उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, वो ज़बरदस्ती वो किसी तरह कर रहा था, तो वो कभी खुश नहीं रहता था, हमेशा परेशान रहता था। लेकिन जब उसने इंजीनियरिंग छोड़ के अपना पैशन फॉलो किया और उसने फोटोग्राफी शुरू की, तो वो इतना सक्सेसफुल भी हुआ और वो खुश भी हुआ। तो इसीलिए जो है कर्म और गुण का मैच होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर आपका गुण और कर्म मैच ना हो, फॉर एग्जाम्पल एक वैश्य गुण का इंसान है, वो अगर मेहनत करके एग्जाम क्लियर करके वो सिविल सर्विसेज में चला जाता है और वो ब्यूरोक्रेट बन जाता है, तो क्योंकि उसकी जो बेसिक टेंडेंसी है वो वेल्थ ओरिएंटेड है, वो पैसा कमाना के बारे में वो सोचेगा, तो वो करप्शन करेगा और उससे लोगों का भी और नुकसान होगा। तो जो वैश्य गुण का इंसान है, ही इज मेंट फॉर बिजनेस, ही इज नॉट मेंट फॉर सिविल सर्विसेज। लेकिन अगर एक क्षत्रिय गुण का इंसान अगर सिविल सर्विसेज में जाए तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, वो देश की सेवा करेगा, वो लोगों की सेवा करेगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि गुण और कर्म का मैच होना बहुत जरूरी है। अगर आपका गुण और कर्म अलाइन हो जाता है तो जो भी आप करेंगे उसे आप हमेशा एंजॉय करेंगे। यू मे नॉट बी सक्सेसफुल, भले ही आप उसमें बहुत पैसा ना कमाएं या बहुत सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आप हमेशा खुश रहेंगे। यू मे बी हैप्पीली अनसक्सेसफुल और यू मे सक्सेसफुली हैप्पी, बट यू विल बी हैप्पी फॉर श्योर। इसीलिए कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, ऑलवेज फॉलो योर स्वधर्म। आपको अपने स्वधर्म को पहचानना चाहिए, पहले आपको अपने गुण को पहचानना चाहिए कि मेरा गुण क्या है, और उसी में आपको करियर बनाना चाहिए, यानी आपको वही कर्म करना चाहिए जो आपके गुण से अलाइन हो। तो ये कॉन्सेप्ट है स्वधर्म का। और अगर आपको जानना है कि आपका स्वधर्म क्या है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगी, एक सेशन का लिंक। वो सेशन आपको ज़रूर देखना चाहिए, आई हाईली रिकमेंड। उसमें सर ने इतने अच्छे से स्वधर्म एक्सप्लेन किया है कि किन पैरामीटर्स पे, मतलब क्वेश्चनर दिया है कि कैसे आप अपना स्वधर्म पहचान सकते हैं, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अब सवाल ये आता है कि जाति क्या है, जाति कहाँ से आई। तो जाति जो वर्ड है वो जातक वर्ड से आता है। जातक मतलब बर्थ, आपने जातक कथाएं सुनी होंगी। तो ये जो जाति है इसका वर्ण से कोई भी कनेक्शन नहीं है। जाति के बेसिस पर जो भी डिवीजन होता है, इट इज नॉन वैदिक, वो एक सोशल मैल प्रैक्टिस है, एक कुरीति है, एंड इट इज नॉट एंडोर्स्ड बाय शास्त्रास। अभी तक आपने देखा होगा, हमने जो वर्णों की बात की वो गुण के आधार पे और कर्म के आधार पे थे। हमने जाति का कहीं कोई मेंशन ही नहीं किया क्योंकि शास्त्रों में ये दिया ही नहीं है। लेकिन कहीं भी अगर आप देखें कि वो जाति के बेसिस पे डिवीजन हो रहा है, जाति ब्राह्मण, जाति क्षत्रिय, जाति वैश्य, जाति शूद्र, तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक सोशल मैल प्रैक्टिस है, ये एक कुरीति है। और यही जब वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था बन गई तो इसी कास्ट सिस्टम ने हमारे देश और समाज को तोड़ दिया। एक बहुत अच्छा संस्कृत का श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। यानी जन्म से हर व्यक्ति शूद्र ही होता है, जब उसे संस्कार मिलते हैं तब वो द्विज बनता है। द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, 2 बार पैदा होना। जो पहला बर्थ हमारा होता है तब माँ के गर्भ से व्यक्ति जन्म लेता है, और जो दूसरा बर्थ होता है वो अनुभव और ज्ञान और संस्कारों के गर्भ से व्यक्तित्व जन्म लेता है। तो ये श्लोक क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हम कभी भी अपना वर्ण बदल सकते हैं, कोई भी इंसान शूद्र से ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि ये जन्म आधारित है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में बार बार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि योग्यता यानी मेरिट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और जब जब योग्यता की हानि होगी तब तब पतन होगा। थ्रू आउट हिस्ट्री आप देख सकते हैं, राजा भरत से लेकर राजा शांतनु तक सारे जो राजा थे वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट चूज किए गए थे। लेकिन जब भीष्म की बात आई, भीष्म ने जब प्रिंसिपल ऑफ मेरिट को हटा दिया, ही वॉज द मोस्ट
मतलब मेरिटोरियस पर्सन टू बिकम द किंग। लेकिन जब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं राजा नहीं बनूंगा और सत्यवती का बेटा राजा बनेगा, तभी से जो है वो पतन शुरू हुआ, डिक्लाइन शुरू हुआ। क्योंकि अगर भीष्म राजा बनते तो महाभारत होती ही नहीं। तो ये महाभारत से सबसे बड़ा लेसन है कि योग्यता हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्राइमेसी जो है वो योग्यता यानी मेरिट को ही देनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ऋषि वेद व्यास। उनका असली नाम है कृष्ण द्वीपायन। उन्होंने वेदों को कंपाइल किया। वो एक मत्स्य कन्या के बेटे थे, यानी भारतीय संस्कृति के सबसे महानतम जो ऋषि हुए जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया, वो एक मछुआरन के बेटे थे। जो भारत का देश का सबसे पहला साम्राज्य था मौर्य वंश, उनके जो लीडर्स थे वो क्षत्रिय नहीं थे। आगे और आप देखिए, प्रहलाद जो थे वो राक्षस कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उनमें ब्राह्मण क्वालिटीज थी। वो जन्म से राक्षस थे लेकिन गुण से ब्राह्मण थे। रावण जन्म से तो ब्राह्मण था लेकिन वो गुण से राक्षस बन गया। परशुराम जो थे वो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से क्षत्रिय बने। और विश्वामित्र जो थे, ऋषि विश्वामित्र, वो जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण बन गए। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि शास्त्रों ने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से इन बातों को समझाया है कि योर बर्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, योर क्वालिटीज एंड योर मेरिट इज इम्पॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इस वीडियो में हमने आपको बताया वर्ण व्यवस्था के बारे में, क्योंकि जो यूनिट 1 की रीडिंग्स हैं, कर्तव्य, अधिकार और धर्म व्यवस्था, उनमें आपको वर्ण आश्रम व्यवस्था का मेंशन मिलेगा कि उससे कैसे सोसाइटी अच्छे से गवर्न होती थी। तो वर्ण व्यवस्था हमने आपको इस वीडियो में समझा दिया। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में भी बताएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमने त्रिगुण पढ़ा, सत्व रज तम, इसका लॉ में क्या रेलेवेंस है और ये लीगल इंटरप्रिटेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, यह हम अगली वीडियो में जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। दिस इज हरगुन कौर साइनिंग ऑफ।